एक और तूफान जो है वो दस्तक देने जा रहा है देश के पश्चिमी तट पर। ये तूफान जिसका नाम निसर्ग तूफान, चक्रवाती तूफान जिसे कहा जा रहा है, वो देश के पश्चिमी तट पर दस्तक देने जा रहा है। खास तौर से महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटीय इलाके वहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राज्य सरकारें जो है वो भी लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन किस तरह की यहाँ पर तैयारियां जो है महाराष्ट्र सरकार ने की है, क्योंकि खास तौर से मुंबई जैसे शहर हो, पालघर के अलावा ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के जो इलाके, तटीय इलाके, वहां पर किस तरह की तैयारियां सरकार ने की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार जी है। वडेट्टीवार साहब, आपका स्वागत है क्विंट में। सर, ये समझना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ सरकार जो है वो कर रही है इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए। ये सच है कि अरबी समुद्र के बीच जो एक साइक्लोन तैयार हुआ है, उसके वजह से ये चक्रवाती तूफान की परिस्थिति निर्माण हो गई है। अभी इसके बारे में हमें भारतीय हवामान खाते ने हमको इस बारे में बताया था। हमने जब यह हमें बताया गया तो हमने इस बारे में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे कलेक्टर्स है, उनको सब कलेक्टर्स को, उसमें रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो या सिंधुदुर्ग, पालघर और मुंबई, इन सब कलेक्टर को हमने आगाह किया। और जो भी बोट फिशरिंग के लिए जाती है उनको तुरंत किनारे पर लगाने के लिए हमने बोल दिया है। कोई भी बोट हमें समुद्र में दिखनी नहीं चाहिए। और ये भी हमने और नागरिकों को इसके बारे में आगाह करके सूचना देना चाहिए कि जितने लोगों को सुरक्षित जगह में हम लोग पहुंचा सकते हैं, उतनी पूरी व्यवस्था करने के लिए हमने आदेश दे दिया है। इसी के साथ जैसे हमें पता चला तो हमने 2 दिन पहले ही, मतलब 29 तारीख से हमारे एनडीआरएफ के 6 बटालियन हमने रवाना कर दिया है और जहां वहां हमने तैनात कर दिया है। चाहे सिंधुदुर्ग हो, रत्नागिरी हो, पालघर हो या मुंबई और रायगढ़, जितना भी ये पश्चिमी किनारा है समुद्र का, उसमें पूरे के पूरे एनडीआरएफ के बटालियन को हमने समादेशक को तैनात किया है। एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की दोनों टीमें को हमने आगाह करके वहां पे नियुक्ति कर दिया। वो वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वो पहुंचने के लिए, वहां रहने के लिए, अभी कोरोना का जो कोविड का जो प्रादुर्भाव है, ये मद्देनजर रखते हुए उनको सुरक्षित रखना जी और डिस्टेंस पे रखना, उनको जो चीजों की आवश्यकता है, जैसा कि सैनिटाइजर हो या मास्क हो, ये सब हमने उसमें प्रोवाइड कर दिया है। इसकी भी व्यवस्था हमने कर दिया। अब ये तूफान को, ये तो अभी बेलगाम के पास अभी तक ये पहुंचने का है और ये अभी कुछ ज्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि हमको 3 तारीख तक ये तूफान की अभी कितनी ग्रेविटी होती है, कितने स्पीड से आ रहा है, इसकी पूरी नजर इसके ऊपर हमारी पूरी एनडीआरएफ की टीम भी है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ऑफिसर है, अधिकारी है, उसके ऊपर रखे हुए और हमारी पूरी टीम इस पे ध्यान देकर है। हम लोग जनता से उस एरिया के थोड़ा अपील यही करेंगे कि आप खुद को सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षित मकान का आसरा ले। सुरक्षित सर, लेकिन सर, जो तटीय इलाके के पास जो लोग रहते हैं, ऐसे कितने लोग को इवैक्यूएट अब तक किया गया है? कोई जानकारी आप दे सकते हैं? खास तौर से सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या अलीबाग, जो कहा जा रहा है कि जहां पर सबसे पहले लैंडफॉल ये चक्रवाती तूफान का रहेगा, तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है? चक्रवाती तूफान को नजर रखते हुए तटीय इलाके जो है, जो एकदम नजदीक है, जिसको पहले ज्यादा वो इसका धोखा होने की संभावना है, उनको हिलाने का काम हमारे जिलाधिकारी कर रहे हैं। उनको पक्के मकान में, जो मजबूत मकान हो वहां तक, या स्कूल हो, बिल्डिंग हो, सार्वजनिक बिल्डिंग हो, वहां पे इनको ऑलरेडी हमने मूव करने का काम हमने शुरू किया है। ये फिगर जो है आज अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, पर ये काम ऑलरेडी हमने शुरू किया है और ये काफी, जो अब ये बता दें कि 50% के ऊपर जो उस संभावित धोखा में या इसमें चक्रवाती तूफान में जिसको थोड़ा इसका सामना करते वक्त ये परेशानी में जा सकते हैं, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उन मकानों को वहां पे सुरक्षित जगह में हिलाने का काम हमारे जिलाधिकारी कलेक्टर्स कर रहे हैं और 50% से ज्यादा लोगों को हमने सुरक्षित मकान में पहुंचाने का काम भी शुरू किया है।
सर लेकिन अगर बात करें मुंबई जैसे शहर में पहली बार इस तरह का तूफान जो है वो लोग अनुभव करेंगे, खास तौर से तेज बारिश यहाँ पर होगी, तो ऐसे में सर सवाल ये है कि अगर लो लाइन एरियाज में पानी भर जाता है या जो तटीय इलाके के पास में जिन लोगों के घर है, तो वहां पर लोगों को किस तरह से मदद या किस तरह की सरकार की प्लानिंग है, या अगर इस तरह की परिस्थिति तैयार होती है तो? नहीं, तूफान को मद्देनजर रखते हुए जो अभी मुंबई में आपको तो सब पता है कि मुंबई के लिए ये सबसे ज्यादा परेशानी, क्योंकि कोविड का भी प्रादुर्भाव बहुत बड़े पैमाने में और हेवी रेनफॉल होने की, यहाँ पे तूफान के बाद में हेवी रेनफॉल होगा और ऐसे स्थिति में इन लोगों को जो अभी फिशरमैन ज्यादा इसमें आएंगे, बड़े बिल्डिंग को इसका ज्यादा असर होने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। अब जिस स्पीड से वो आ रहा था, थोड़ा हमें आज पता चला कि उसकी स्पीड अभी थोड़ी कम होते आ रही, धीमी पड़ती जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर मुंबई तक पहुंचने तक या समुद्र हमारे पश्चिमी किनारे तक, हमारे महाराष्ट्र की सीमा तक पहुंचने के लिए उनको जो समय आ रहा है वो कितना और स्पीड उनकी कम होती है, इस पे भी निर्भर करता है। बट अभी सवाल यह है कि हम लोगों को, इन लोगों को सुरक्षित जगह में हिलाने का काम, इसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। इनके लिए पर्याप्त रूप से खाने की व्यवस्था हो। अभी देखिए, आपको कोविड के बारे में तो सब पता है कि आज जो स्थिति है, ये मैं कहता हूं कि ये डबल संकट है। पहला तो वो संकट हमारे ऊपर है, वो एक आपत्ति हमारे ऊपर है, और ये दूसरी आपत्ति है। ये दोनों आपत्ति से हमको सामना करना पड़ रहा है। हमारी पूरी प्रशासकीय यंत्रणा अभी कोविड से लड़ रही है, वो आपत्ति से हम लोग निपट रहे हैं। इसी के साथ अभी हमको ये दूसरी आपत्ति तुरंत आ गई, तो इसको भी निपटने के लिए हमने पर्याप्त रूप से और भी जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो हमें पैरामिलिट्री की व्यवस्था को हमने भी आगाह किया है। हमारे एसडीआरएफ के लोग है, बेटा समादेशक है, उनको भी मुंबई के लिए हमने रवाना कर दिया है। कुछ लोग पहुंच चुके हैं। सर लेकिन एक सवाल और है कि पालघर जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है, वहां पर भी खतरा जो है चक्रवाती तूफान की वजह से काफी ज्यादा देखा जा रहा है। उसको देखते हुए क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है? और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जाने का भी बहुत खतरा है अगर तूफान की रफ्तार तेज रही तो। क्या इससे निपटने के लिए सरकार ने कोई आदेश जारी किए हैं? क्या लोगों से किस तरह की कोई विनती की गई है? नहीं, हमने देखी है कि लास्ट ईयर से हमारा सिंधुदुर्ग के लिए और रत्नागिरी के लिए फेज 1 का काम हमने 200 करोड़ रुपए अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए दिया है। वो काम शुरू हुआ है। अभी दूसरा भी 200 करोड़ का काम हम इसके लिए पालघर और रायगढ़ का कुछ इलाका है, तटीय इलाका है, इसके लिए भी हमने ये किया है कि उसको भी अंडरग्राउंड, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इलेक्ट्रिक का होता है। पूरा पहले वो होता है, पोल झुक जाते हैं, वायर इलेक्ट्रिक करंट जो शुरू होता है वो टूट जाता है, तो इससे धोखा डबल हो जाता है। तो हमने यहीं पे इसी को नजर रखते हुए सब हमारे डिस्ट्रिक्ट के यंत्रणा को हमने आगाह किया है कि इसको, ये अभी देखो, आज इसकी ग्रेविटी के बारे में पता नहीं है, ये हमें देर रात तक इसका पता चलेगा और से ज्यादा कि इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, इसकी रफ्तार जो है वो कम होगी या बढ़ेगी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा लेट नाइट तक इसका अंदाजा आएगा। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा टीम जो है इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देकर है, और जो भी पर्याप्त रूप से इन लोगों की सुविधा के लिए, सुरक्षितता के लिए जो जो करना चाहिए वो पूरा करने के लिए हमने सबको सूचना दिया है। और ये आज नहीं, हमने 4 दिन पहले से ही हमारा ये इस पे काम शुरू हुआ है। सर क्या केंद्र सरकार से मदद मिल पा रही है महाराष्ट्र सरकार को? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के बीच में तल्खी जो है वो हर विषय पर देखने को मिलती है। क्या इस विषय को, जिस तरह से चक्रवाती तूफान दो राज्यों में दस्तक देने के कगार पर है, तो क्या कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है। हमारे सीएस भी वहां होम सेक्रेटरी से बात कर चुके। आवश्यकता पड़ी तो हमको केंद्र की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मदद के लिए हमने पहले ही उनको सूचित किया है, और जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से केंद्र की मदद हम लेंगे, और उसके लिए हमने उनको पहले ही सूचना दी गई। शुक्रिया विजय वडेट्टीवार जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। कल जिस तरह से अगर देर रात जानकारी आती है और किस तरह से इसकी स्पीड होती है, उसके बाद आप लोगों के क्या प्लान है, ये जरूर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। वक्त निकालने के लिए फिलहाल धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।